हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम जो क्लासिकल थ्योरी है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम आगे करेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो 8 इक्वेशंस शामिल की जाती हैं वो क्या हैं। पहली इक्वेशन है y इजिकल टू फंक्शन ऑफ n। y तो यहाँ है टोटल प्रोडक्शन और n है एम्प्लॉयमेंट या क्वांटिटी ऑफ लेबर यानी श्रम की मात्रा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो प्रोडक्शन फंक्शन को बता रही है कि जब लेबर की मात्रा में चेंज होता है तो उसका टोटल आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है। सेकेंड इक्वेशन है एन डी इजिकल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू अपॉन पी यहाँ है रियल वेजेज, एन डी है डिमांड ऑफ लेबर यानी श्रम की मांग। तो श्रम की जो मांग है वो किस पे निर्भर कर रही है, डब्ल्यू अपॉन पी या रियल वेजेज के ऊपर। और रियल वेजेज को कैसे निकाला जाता है, जो मनी वेजेज हैं उसमें प्राइस का भाग देते हैं तो हमें रियल वेजेज प्राप्त होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एन डी मतलब श्रम की मांग और जो वास्तविक मजदूरी होती है उन दोनों के मध्य इन्वर्स या विपरीत संबंध पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे डब्ल्यू अपॉन पी या रियल वेजेस बढ़ती हैं तो लेबर की डिमांड कम हो जाती है। कैसे, देखिए, रियल वेजेस कम कब होती हैं, जब प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस के बढ़ने से रियल वेजेस कम हो गई हैं और जब प्राइस बढ़ गई है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने को लाभ की स्थिति में महसूस करता है और वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। प्रोडक्शन को बढ़ा देता है यानी वो लेबर की डिमांड बढ़ा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने से रियल वेजेस कम हो गई हैं और डिमांड ऑफ लेबर बढ़ गई है, यानी इन दोनों में विपरीत संबंध है। जो थर्ड इक्वेशन है वो है एन एस इजिकल टू जी डब्ल्यू अपॉन पी। जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें एन एस तो यहाँ क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर, और डब्ल्यू अपॉन पी रियल वेजेज हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो हमें यह बता रही है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर यानी श्रम की पूर्ति और जो वास्तविक मजदूरी है इन दोनों के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी जब रियल वेजेस बढ़ती हैं तो जो लेबर की सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि जहाँ पर एन डी इजिकल टू एन एस यानी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होती हैं वहाँ पर रियल वेजेज में संतुलन या इक्विलिब्रियम होता है। फिफ्थ इक्वेशन है एम वी इजिकल टू पी वाई। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यता को बता रहे हैं। एम वी यहाँ है सप्लाई ऑफ मनी और पी वाई है डिमांड ऑफ मनी। तो यहाँ हमने जो डिमांड ली है वो केवल विनिमय के उद्देश्य या लेन देन के उद्देश्य के लिए ही मुद्रा को काम में लेने की बात कही गई है। जो सिक्स्थ इक्वेशन है वो बता रही है एस इजिकल टू फंक्शन ऑफ आर। एस यहाँ सेविंग्स हैं और आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जाती हैं। सेवन्थ इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट इजिकल टू फंक्शन ऑफ आर। यानी इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को जो मनी है वो उधार लेना महंगा होता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होता है। जहाँ पर सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट यानी बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो ये हो गई क्लासिकल मॉडल से रिलेटेड 8 इक्वेशंस। कल की वीडियो में हमने जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी अंजम्पशंस को भी देखा था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अंजम्पशंस हैं उनको एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। पहली है कि कीमतें व मजदूरी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी प्राइसेज और जो वेजेस हैं वो पूर्णतः परिवर्तनशील हैं। यानी हम लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई के अकॉर्डिंग हम प्राइसेज और वेजेस में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। जो दूसरी मान्यता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। थर्ड जो मान्यता है वो है
कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेके चलते हैं, यानी MV इजिकल टू PY। यहाँ हम देखते हैं कि V और Y जब कांस्टेंट रहते हैं तो M और P के मध्य जो रिलेशन है वो कैसा है, प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाए जाते हैं। यानी M का मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, या मनी की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्राइसेस भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल देखेंगे, यानी कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। इसे हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है उस पर हमने एक्स एक्सेस पे लिया है एम्प्लॉयमेंट को, और वाई एक्सेस पे हमने लिया है रियल वेजेस को, यानी W/P को। ND श्रम का मांग वक्र है, NS जो है वो लेबर का सप्लाई वक्र है। तो लेबर मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ होता है, जहाँ डिमांड ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे काट रहे हैं। E पॉइंट से नीचे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि NF जो है वो हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल मिलता है, और यह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बता रहा है। और E पॉइंट पे हम रियल वेजेस देखते हैं तो वो W1/P1 हमें प्राप्त होती हैं। अब सेकंड डायग्राम में हमने देखा है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें दिया हुआ है तो उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी जो इनकम है या जो रियल प्रोडक्शन है वो कितना है, YF के बराबर है, और ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। जो थर्ड डायग्राम है उसमें हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे तो हमने इनकम या टोटल आउटपुट को लिया है। ये हमें कहाँ मिल गई है, सेकंड डायग्राम में हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसको हमने कहाँ लिया, थर्ड डायग्राम में एक्स एक्सिस पे लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइसेस, किसकी, गुड्स की प्राइसेस को। हम देखते हैं कि AS जो है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और AD जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है। हम यहाँ देखें तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को E पॉइंट पे काटता है। तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर प्राइसेस का निर्धारण होता है। तो यहाँ प्राइसेस कितनी है, P1। तो यहाँ हमने क्या देखा कि क्लासिकल मॉडल में सबसे पहले तो हमें NF जो है वो क्या, एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल गया है। इस एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिल गया है, इनकम या आउटपुट मिल गया है। इस दिए हुए आउटपुट या इनकम के बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया है, प्राइसेस निकाल लिए हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे निकालते हैं, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे किसका निर्धारण होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होता है। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम क्लासिकल मॉडल के बारे में हम बताएं तो क्लासिकल मॉडल में क्या कहा गया है कि जो मनी है वो तटस्थ है या न्यूट्रल है। ऐसा क्यों कहा गया है कि क्लासिकल मॉडल में जब मनी सप्लाई या मुद्रा की पूर्ति को या मुद्रा की मात्रा को जब चेंज किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो केवल मॉनेटरी वेरिएबल्स यानी मौद्रिक जो चर हैं उन्हीं पे पड़ता है। मौद्रिक चर कौन कौन से हैं, जैसे कि कीमतें हैं और मौद्रिक मजदूरी। लेकिन मनी सप्लाई में कमी या वृद्धि का जो प्रभाव है वो रियल वेरिएबल्स पे हमें देखने को नहीं मिलता है। रियल वेरिएबल में हम किन को शामिल करते हैं, हमारा रियल प्रोडक्शन है, रियल वेजेज हैं यानी W/P, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कंक्लूजन के रूप में ये कहेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में जैसे जैसे मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो केवल जो मनी वेरिएबल या मौद्रिक चर हैं वो ही इससे प्रभावित होते हैं। जो रियल वेरिएबल हैं या वास्तविक चर हैं उस पर इस मनी सप्लाई का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और जो मौद्रिक चर या जो मनी वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं कि जिस अनुपात में या रेशियो में हमने मनी सप्लाई को चेंज किया या मनी सप्लाई को बढ़ाया है तो उसी रेशियो में
हमारी जो कीमतें हैं और जो मौद्रिक मजदूरी है वो भी उसी रेशियो में बढ़ जाती हैं। ये है हमारा क्लासिकल मॉडल। आगे हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मॉडल बाय कीन्स। कीन्स के द्वारा क्लासिकल मॉडल की आलोचनाएं। आलोचना में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्लासिकल मॉडल में यह माना गया था कि इकोनॉमी में हमेशा ही परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है, लेकिन कीन्स के अनुसार यदि हम रियल लाइफ में देखें या व्यवहार में देखें तो मार्केट में या तो ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कंडीशन से हमें देखने को मिलती हैं और परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन है वो नहीं पाई जाती है। सेकंड, अगर हम देखें तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा था कि हमें अगर इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो इसके लिए मौद्रिक नीति का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि इकोनॉमी में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, बल्कि बेरोजगारी की या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा नहीं बल्कि फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के द्वारा हल कर सकते हैं। अगली जो आलोचना है वो यह है कि क्लासिकल मॉडल में यह कहा गया था कि जो रियल वेजेज हैं यानी W/P है वो किसको निर्धारित करती है? सप्लाई ऑफ लेबर। NS क्या है? श्रम की पूर्ति जो है वो वास्तविक मजदूरी से निर्धारित हो रही है। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि जो लेबर है वो मुद्रा भ्रम या मनी इल्यूजन से प्रभावित होते हैं। मनी इल्यूजन का अर्थ यहाँ क्या लें? जैसे W/P है तो W तो क्या है? हमारी मनी वेजेज या मौद्रिक मजदूरी है। P क्या है? कीमत है। तो व्यक्ति जो है अपनी टोटल इनकम या जो मनी वेजेस हैं केवल उनको ही देखता है। कोई भी सौदेबाजी का कार्य करता है तो हमेशा जो श्रमिक है वो यही देखता है कि मेरी मनी वेजेस कितनी है, और वो जो प्राइसेस हैं उनका ध्यान नहीं रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लेबर की जो सप्लाई है वो रियल वेजेस पे डिपेंड ना करके मौद्रिक मजदूरी या मनी वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो रियल वेजेस या प्राइस के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाता है। अगली जो हमारी जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है वो यह है कि क्लासिकल मॉडल में यह कहा गया था कि लोग मनी की जो डिमांड है वो केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए, ट्रांजिटिव मोटिव के लिए करते हैं, यानी वस्तुओं की खरीद या बिक्री के लिए ही मुद्रा काम में ली जाती है। लेकिन कीन्स ने इसकी आलोचना की और उन्होंने तर्क दिया कि जो मनी की जो डिमांड है वो 3 उद्देश्यों या 3 मोटिव के लिए किया जाती है। लेन देन का उद्देश्य भी है, सतर्कता उद्देश्य है और सट्टा उद्देश्य है। अगली जो आलोचना है वो यह है कि क्लासिकल मॉडल में यह कहा गया था कि मनी सप्लाई में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो केवल हमारे मौद्रिक चर ही यानी कीमतें और मजदूरी ही प्रभावित होते हैं, जबकि हमारे जो रियल वेरिएबल हैं जैसे कि प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, रियल वेजेस हैं, उस पर इस मनी सप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कीन्स का ये कहना है कि जैसे जैसे हम मनी सप्लाई में चेंजेस लाते हैं तो जो रियल वेरिएबल हैं उनमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो आलोचना का बिंदु है वो यह है कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो वेज रेट है या मजदूरी की दर है उसको कम कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि हम केवल वेज रेट कम कर देंगे तो उससे बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हम वेज रेट या मजदूरी की दरें कम करेंगे, मजदूरी की दरें कम करते ही क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड या जो टोटल डिमांड है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसके समाधान की बजाय अनएम्प्लॉयमेंट और अधिक बढ़ जाएगा। अगला आलोचना है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, लेकिन
कीन्स ने यह है कहा कि बहुत सारे रीजन्स की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।